नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र थे और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। कानपुर के विकास दुबे कांड ने एक बार फिर प्रदेश में गैंगस्टर्स की दहशत को लोगों की आंखों के सामने ला खड़ा किया है। आज हम आपको बताएंगे उन गैंगस्टर्स की कहानियां जिनका खौफ शासन से लेकर सियासी गलियारों तक था। विकास दुबे साल 1996 में कानपुर के चौबेपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा से हरिकृष्ण श्रीवास्तव और बीजेपी से संतोष शुक्ला चुनाव लड़े। इस चुनाव में हरिकृष्ण श्रीवास्तव जीते, संतोष शुक्ला 1200 वोट से विधायकी हार गए। कहा जाता है कि हरिकृष्ण श्रीवास्तव की तरफ से विजय जुलूस निकाले जाने के दौरान दोनों प्रत्याशियों के गुटों के बीच विवाद हो गया। इसमें विकास दुबे का नाम भी आया, लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है और पूरी नहीं है। ये बस उसका एक पार्ट है। एक तीसरा किरदार भी है, लल्लन वाजपेयी। ये इस कहानी के आधार में है। संतोष शुक्ला और विकास दुबे की सीधी लड़ाई नहीं थी, बल्कि दोनों के बीच कभी विकास का जिगरी दोस्त रहा लल्लन वाजपेयी था, जो संतोष शुक्ला का चेला था। लल्लन वाजपेयी और विकास की दोस्ती उस वक्त दुश्मनी में बदल गई जब इलाके में उगाही को लेकर वर्चस्व की जंग छिड़ी। ये दुश्मनी सुलगती रही। कुछ साल बाद 2001 में विकास दुबे ने लल्लन वाजपेयी के यहाँ हमला कर दिया। लल्लन वाजपेयी ने मदद के लिए संतोष शुक्ला को फोन मिलाया। राज्य मंत्री संतोष शुक्ला फोर्स लेने शिवली थाने पहुंचे। वहीं विकास दुबे भी अपने गुर्गों के साथ आ धमका और संतोष शुक्ला से विवाद होने लगा, जिसके बाद पुलिस वाले संतोष शुक्ला को बचाने के लिए लॉकअप में ले गए, जहां विकास दुबे ने राइफल से गोली मारकर राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। 8 पुलिस वालों को मारने के बाद विकास दुबे फरार है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एनकाउंटर में गोली लगने के बाद से वो लगड़ा कर चलता है। कहा जाता है कि संतोष शुक्ला की हत्या के बाद विकास अकेले ही पैदल 70 से 80 किलोमीटर दूर तक निकल गया था। पुरानी बात और थी, अब नई बात यह है कि विकास दुबे फोन नहीं रखता, इससे उसका लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे फरार है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। बेकुरु गांव के बीचों बीच बने उसके आतंक के किले को पुलिस ढहा चुकी है। उसकी सल्तनत तो मिट्टी में मिल गई, अब बस विकास के गिरफ्त में आने की देरी है। डॉन श्री प्रकाश शुक्ला बेकुरु गांव में 8 पुलिस वालों की शहादत के लिए जिम्मेदार माने जा रहे विकास दुबे के काले कारनामों ने किसी जमाने में यूपी में आतंक के कुख्यात नाम श्री प्रकाश शुक्ला की याद दिला दी है। श्री प्रकाश शुक्ला ने किसी जमाने में यूपी के सीएम को मारने की सुपारी ली थी। श्री प्रकाश शुक्ला गोरखपुर के मामखोर गांव का था। पिता मास्टर थे। श्री प्रकाश अखाड़े जाकर पहलवानी करता था। नेता उसके निशाने पर थे। कल्याण सिंह के सीएम रहते हुए उनकी सुपारी ले ली। पटना जाकर बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को मार डाला। 20 साल की उम्र में पहली बार थाने के रजिस्टर में नाम दर्ज हुआ तो उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहा जाता है कि उसकी बहन के साथ किसी ने छेड़खानी की थी। श्री प्रकाश ने मनचले को मार डाला। बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। लौट कर आया तो पूरा डॉन बन चुका था। कहा जाता है कि हरशंकर तिवारी ने उस पर हाथ रख दिया था। श्री प्रकाश शुक्ला महज 25 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल कर चुका था। तकरीबन 20 से ज्यादा मर्डर करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन पर फिल्में बन चुकी हैं। डॉन ब्रजेश सिंह होनहार छात्र के अपराधी बनने की कहानी। ब्रजेश सिंह कभी अरुण कुमार सिंह हुआ करता था। उसका जन्म वाराणसी में हुआ था। पिता रविंद्र सिंह इलाके के रसूखदार लोगों में गिने जाते थे। सियासी तौर पर भी उनका रुतबा कम नहीं था। ब्रजेश सिंह छात्र के तौर पर होनहार था। 1984 में इंटर अच्छे नंबरों से पास किया, फिर बीएससी की भी पढ़ाई की। ब्रजेश सिंह की जिंदगी तब बदली जब 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह पर लगा। पिता से बेहद करीब ब्रजेश सिंह ने आपा खो दिया। पिता की हत्या के बदले की आग ने उसे अपराधी बना दिया। ब्रजेश सिंह ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 1 साल इंतजार किया। 27 मई 1985 को रविंद्र सिंह का हत्यारा हरिहर सिंह ब्रजेश के सामने पड़ा और दिन दहाड़े मारा गया। ब्रजेश सिंह का नाम पहली बार थाने के रजिस्टर में दर्ज हुआ। बाकी हत्यारों से बदला लेने के लिए ब्रजेश फरार हो गया। 9 अप्रैल 1986 को सिकरौरा गांव में ब्रजेश सिंह ने पिता के बाकी हत्यारों को मार गिराया। इस वारदात के बाद पहली बार ब्रजेश गिरफ्तार हुआ। जेल ने ब्रजेश को खाटी अपराधी बना दिया।
जेल में ब्रजेश और त्रिभुवन की दोस्ती से गैंग बना, जिसके बाद शराब, रेशम और कोयले के धंधे में ये उतर गए। असली खेल तब शुरू हुआ जब ब्रजेश सिंह और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बीच कोयले की ठेकेदारी पर ठन गई। कई बार खूनी गैंगवार हुई, लेकिन मुख्तार अंसारी ब्रजेश पर पुलिस और राजनीतिक रसूख से भारी पड़ने लगे। इसी दौर में ब्रजेश दाऊद इब्राहिम तक पहुंच गया। दाऊद ने काम पर लगाया। इब्राहिम कासकर की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश 12 फरवरी 1992 को जेजे अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर बनकर गवली गैंग के 4 लोगों को पुलिस के पहरे में मार गिराया। दाऊद की नजरों में चढ़ गया, लेकिन दोस्ती आगे चली नहीं। 1993 में मुंबई ब्लास्ट के बाद दाऊद और ब्रजेश के रिश्तों में दरार आ गई। ब्रजेश दाऊद को मारने का प्लान बनाने लगा, लेकिन मुंबई ब्लास्ट के पहले ही दाऊद ने देश छोड़ दिया। 2008 में ही ब्रजेश सिंह की ओडिशा से गिरफ्तारी हो गई। ब्रजेश सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो वेश बदलने में माहिर था। उसने डॉक्टर बनकर दाऊद के दुश्मन का भी बदला लिया और फिर जान बचाने के लिए भुवनेश्वर में 7 साल तक अरुण कुमार बनकर रहा। हल्ला मचता रहा कि उसकी हत्या हो चुकी, लेकिन ब्रजेश को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिंदा पकड़ा। तब अफवाह गलत साबित हुई। करीब 30 मुकदमे चले ब्रजेश सिंह पर। ब्रजेश ने राजनीति को अपना कवच बनाया। वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद होने के बाद भी उसने 2012 में चंदौली की सैयद राजा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। फिर वो बैकडोर से निर्दलीय एमएलसी बन गया। वाराणसी के एमएलसी सीट पर ब्रजेश और परिवार पिछले 4 बार से जीतता रहा। पहले 2 बार ब्रजेश के बड़े भाई उदयनाथ सिंह, उसके बाद ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और उसके बाद मार्च 2016 में खुद ब्रजेश की विधानसभा में एंट्री हुई। मुन्ना बजरंगी 14 साल की उम्र में खरीदी 250 रुपए की पिस्टल। 1965 में किसान परिवार में जन्मे प्रेम प्रकाश को किसानी में मन नहीं लगा तो वो कालीन का काम सीखने लगा। 14 साल की उम्र में घर वालों ने उसकी शादी कर दी। शादी के 4 से 5 दिन बाद ही पैसे को लेकर प्रेम प्रकाश और मुन्ना बजरंगी के चाचा का गांव के ही एक शख्स भुल्लन सिंह से विवाद हो गया। भुल्लन ने बजरंगी के चाचा को गालियां दी, जो बजरंगी को चुप गई। बस उसने 250 रुपए में पिस्टल खरीदी और पिस्टल से भुल्लन की हत्या कर दी। बस यहीं से मुन्ना बजरंगी का जरायम की दुनिया में दाखिला हो गया। मौत को दिया चकमा। 1998 में मुन्ना बजरंगी की अपने दोस्तों के घर सीमा सिंह से मुलाकात हुई, जो बाद में प्यार में तब्दील हो गया। दोनों ने हरिद्वार में पुलिस की नजर से बचकर शादी कर ली, लेकिन उसी साल यूपी एसटीएफ ने मुन्ना बजरंगी को घेर लिया। मुन्ना बजरंगी को पुलिस की कई गोलियां लगी। यूपी पुलिस ने तो दावा कर दिया कि मुन्ना बजरंगी मारा गया, लेकिन जब पुलिस अस्पताल उसे लेकर गई तो बजरंगी ने आंखें खोल दी। जेल से छूटने के बाद मुख्तार की मदद से मुंबई में इसने अपना ठिकाना बना लिया। AK-47 से भाजपा विधायक की हत्या। मुन्ना बजरंगी ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को खत्म करने की साजिश रची और 29 नवंबर 2005 को माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने कृष्णानंद राय को दिन दहाड़े मौत की नींद सुला दिया। इस हत्याकांड में AK-47 से 400 गोलियां बरसाई गई थी। गाजीपुर से विधायक कृष्णानंद राय के अलावा उनके साथ चल रहे 6 अन्य लोग भी मारे गए थे। सुपारी किंग मुन्ना बजरंगी। यूपी एसटीएफ को मुन्ना की तलाश थी, इसलिए उसका यूपी, बिहार और दिल्ली में रहना सुरक्षित नहीं था, लिहाजा वो भागकर मुंबई पहुंच गया। अब उसके संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से भी होने लगे थे और यही कारण था कि वो अब सुपारी लेकर यूपी में अपने खुर्गों से वारदात को अंजाम दिया करता था, जिससे उसका नाम सुपारी किंग के रूप में फेमस होने लगा। जेल के अंदर मुन्ना बजरंगी की हत्या। 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुन्ना को मुंबई के मलाड इलाके में नाटकीय ढंग से गिरफ्तार कर लिया था। माना जाता है कि मुन्ना को अपने एनकाउंटर का डर सता रहा था। 9 जुलाई 2018 में झांसी जेल से मुन्ना को पूर्व बसपा विधायक से रंगदारी के मामले में पेशी के लिए बागपत जेल ले जाया गया था, जहां एक झगड़े के दौरान उसकी जेल में बंद सुनील राठी नाम के गैंगस्टर ने गोली मारकर हत्या कर दी। धनंजय सिंह छात्र राजनीति में रखा कदम। जौनपुर के टीडी कॉलेज से छात्र राजनीति में कदम रखने वाले धनंजय सिंह ने कुछ समय बाद ही लखनऊ यूनिवर्सिटी में राजनीति शुरू कर दी थी। उस दौर में वो मजबूत छात्र नेता अभय सिंह के काफी करीबी थे।
हालांकि छात्र राजनीति के साथ अपराध में सक्रिय रहने के उस दौर में धनंजय सिंह के खिलाफ 1998 तक हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराओं में कई एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और धनंजय पर 50,000 का इनाम भी था। टकसाल सिनेमा शूटआउट। बनारस के पहले ओपन शूटआउट के तौर पर पहचाने जाने वाले इस शूटआउट में धनंजय सिंह का सामना कभी उनके मित्र रहे अभय सिंह से ही हुआ। 5 अक्टूबर 2002 को बनारस से गुजर रहे धनंजय के काफिले पर हमला हुआ। टकसाल सिनेमा के सामने हुई इस मुठभेड़ में दिन दहाड़े बनारस की सड़कों पर दोनों तरफ से गोलियां चली। हमले में धनंजय के गनर और उसके सचिव समेत 4 लोग घायल हुए। धनंजय सिंह ने की 3 शादियां। धनंजय सिंह के व्यक्तिगत जीवन में भी उथल पुथल जारी रही। धनंजय सिंह की पहली पत्नी की मौत शादी के 9 महीने बाद ही संदिग्ध हालत में हुई। इसके बाद धनंजय ने डॉक्टर जागृति सिंह से दूसरी शादी की, लेकिन 2013 में नई दिल्ली में डॉक्टर जागृति सिंह पर घरेलू नौकर की हत्या और धनंजय सिंह पर सबूत मिटाने का आरोप लगा। बाद में जागृति सिंह से तलाक हो गया। इसके बाद 2017 में धनंजय सिंह ने तीसरी शादी दक्षिण भारत के बड़े कारोबारी परिवार की लड़की से पेरिस में की। जेल में है बाहुबली धनंजय सिंह। पूर्वांचल से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने गए बाहुबली नेता धनंजय सिंह जल निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में जेल में बंद है। हिंदुस्तान की सियासत में बाहुबलियों का बोलबाला कोई नई बात नहीं है। यहाँ चुनावी रणभेरी में ताल ठोकने के लिए कई बार बाहुबलियों का सहारा लिया जाता है। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली। उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़े। 1970 में सरकार ने पिछड़े हुए पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस इलाके में जमीन कब्जाने को लेकर 2 गैंग उभर कर सामने आए। ब्रजेश सिंह ने अपना अलग गिरोह बनाकर गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी का इस गिरोह से सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो गई थी। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू किया। 2002 आते आते इन दोनों के गैंग ही पूर्वांचल के सबसे बड़े गिरोह बने। इसी दौरान एक दिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस हमले में मुख्तार के 3 लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया था। उसके मारे जाने की अफवाह थी। इसके बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। मुख्तार चौथी बार विधायक हैं। सांप्रदायिक हिंसा की वारदात में मुख्तार अंसारी पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय और उनके 6 अन्य साथियों को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफल से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गईं। कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में अंसारी और बजरंगी के निशानेबाजों अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। मुख्तार अंसारी विधानसभा के सदस्य के तौर पर मिलने वाली विधायक निधि से 20 गुना अधिक पैसा अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करते हैं। मुख्तार ने बतौर विधायक क्षेत्र में सड़कों, पुलों और अस्पतालों के अलावा एक खेल स्टेडियम का निर्माण कराया। साथ ही वो अपनी निधि का 30% निजी और सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों पर खर्च करते आए हैं। इसके अलावा भी मुख्तार अंसारी लोगों की निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं। मऊ में दंगा भड़काने के मामले में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद है। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया। उसके बाद से आज तक मुख्तार को बाहर आना नसीब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूर्वांचल में उनका दबदबा कायम है। वो जेल में रहकर भी चुनाव जीतते रहे। आजकल यूपी पुलिस मुख्तार पर शिकंजा कस रही है और उनके गुर्गों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी चल रही है।
अतीक अहमद, तांगे वाले का लड़का। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। इलाहाबाद में उन दिनों नए कॉलेज बन रहे थे, उद्योग लग रहे थे, खूब ठेके बट रहे थे। नए लड़कों में अमीर बनने का चस्का लगना शुरू हो गया था। वो अमीर बनने के लिए कुछ भी करने को उतारू थे। 1989 में इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में रहने वाला एक लड़का हाई स्कूल की परीक्षा में फेल हो जाता है। उसके पिता इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर तांगा चलाते थे। अमीर बनने का चस्का उसे भी लग चुका था। 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लगा और इसके बाद उसका धंधा चल निकला। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी और जो नाम उभर कर सामने आया वो था अतीक अहमद, फिरोज तांगे वाले का लड़का। अतीक के खौफ से लोग नहीं लड़ते थे चुनाव। पुराने शहर में उन दिनों चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। पुराने जानकार बताते हैं कि पुलिस भी चौक और रानी मंडी की तरफ जाने से डरती थी। उस वक्त तक अतीक को ठीक ठाक गुंडा माना जाने लगा था। पुलिस और नेता दोनों शह दे रहे थे। 1989 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए। अतीक ने निर्दलीय पर्चा भरा और जीत हुई। विधायक बनने के बाद चांद बाबा से दुश्मनी और बढ़ गई। कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। बीच चौराहे भरे बाजार। धीरे धीरे एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक का खौफ इस कदर फैला कि लोग शहर पश्चिमी से टिकट लेने से मना करने लगे। जो सामने खड़ा हुआ मारा गया। अतीक चकिया या इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था। यही कारण था कि वो विरोधियों को खत्म कर देता था, चाहे वो चांद बाबा हो या फिर राजू पाल। 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर से चुनाव लड़ा और संसद पहुंचा। इलाहाबाद पश्चिमी की सीट खाली हुई। अतीक ने अपने भाई खालिद अजीब और अशरफ को मैदान में उतारा, लेकिन जिता नहीं पाए। जीत बसपा के राजू पाल की हुई। राजू पाल कभी अतीक का दाहिना हाथ था। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। 25 जनवरी 2005 राजू पाल के काफिले पर हमला किया गया, जिसमें राजू पाल की मौत हुई। 500 गाड़ियों का काफिला ले कानपुर पहुंचा। 2016 में सपा उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी हुई। इसमें अतीक को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया था। 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। खुद हमर पर सवार था। मीडिया में खूब हल्ला मचा। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और उन्होंने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं, बाहर कर दिए गए। वहीं शियार्ट्स मामले में हाई कोर्ट ने सख्ती कर दी, पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही है। प्रतापगढ़ की भद्री सियासत में 31 अक्टूबर 1967 को कुंवर रघुराज प्रताप सिंह का जन्म हुआ। तूफान सिंह भी नाम है इनका। इनके दादा राजा बजरंग बहादुर सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के फाउंडर वाइस चांसलर थे। हिमाचल प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। इन्होंने राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह को गोद लिया था। पिता उदय प्रताप सिंह आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद में रह चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजा भैया के पिता के बारे में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है कि वो 20 सदस्यों वाले अपराधी गिरोह के सरगना हैं। 24 साल की उम्र में अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले राजा भैया ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना चुनाव जीता था। अगली बार जब वो चुनाव लड़ रहे थे तब उनके खिलाफ प्रचार करने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कुंडा पहुंचे। कल्याण सिंह ने वहां कहा था, गुंडा विहीन कुंडा करो, ध्वज उठाए दो हाथ। लेकिन बीजेपी उम्मीदवार राजा भैया से चुनाव हार गए। कुंडा को गुंडा मुक्त कराने का नारा देने वाले कल्याण सिंह ने बाद में राजा भैया को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। राजा भैया पर कई आपराधिक मुकदमे चल चुके हैं। उस दौर में हर सुबह राजा भैया अपने महल के बाहर दालान में दरबार लगाते थे। गांव के मर्द, औरतें और बच्चे अपनी शिकायतें और झगड़े लेकर अदालत की बजाय उनके दरबार में पहुंचते थे, जहां राजा भैया तुरंत न्याय कर देते थे। उनके महल के बाहर कमर तक झुके हाथ जोड़े लोगों की कतार लगी रहती थी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की बेंती कोठी के पीछे 600 एकड़ के तालाब से कई तरह के किस्से जुड़े हैं। लोगों के बीच धारणा थी
कि राजा भैया ने इस तालाब में घड़ियाल पाल रखे थे। वो अपने दुश्मनों को मारकर उसमें फेंक देते थे। हालांकि राजा भैया इसे लोगों का मानसिक दिवालियापन बताते हैं। 2003 में मायावती सरकार ने भदरी में उनके पिता के महल और उनकी कोठी पर छापा मरवाया था। बेंती के तालाब की खुदाई में एक नरकंकाल मिला था। कहा जाता है कि महल के अंदर इनकी गाड़ी नहीं जाती, उसे खींच कर लाया जाता है। स्टार्ट भी बाहर ही की जाती है गाड़ी। इसका जवाब ये दिया जाता है कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, इसलिए ऐसा किया जाता है। घुड़सवारी और निशानेबाजी के ये शौकीन हैं। मिलिट्री साइंस और मध्यकालीन भारत के इतिहास में स्नातक हैं। कुंडा के लोग मानते हैं कि वो साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा लेते हैं। 2009 में इनका एक एयरक्राफ्ट क्रैश भी हुआ था। इनकी शादी बस्ती की पूर्व रियासत की राजकुमारी धनवी देवी से हुई है। 2013 में कुंडा के बलीपुर गांव प्रधान की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने विरोधी के घर में आगजनी कर दी थी। इसी समय सीओ जियाउल हक गांव में पीछे के रास्ते से प्रधान की घर की तरफ बढ़े, लेकिन ग्रामीणों ने फायरिंग शुरू कर दी। रात में ही प्रधान के छोटे भाई की हत्या भी कर दी गई। रात 11 बजे भारी पुलिस बल बलीपुर गांव पहुंचा और सीओ की तलाश शुरू हुई। आधे घंटे बाद जियाउल हक का शव प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे पर पड़ा मिला। इससे पैदा हुए संदेह से उठी साजिश की बू ने भी कहीं न कहीं राजा भैया को भी घेर लिया। हालांकि बाद में उन्हें मामले में क्लीन चिट मिल गई। कृष्णानंद राय ने गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से 2002 में बीजेपी के टिकट से चुनाव जीता था। इसके बाद कृषि पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले कृष्णानंद राय से मुख्तार अंसारी की अदावत बढ़ने लगी। उनका कद बढ़ता देख अंसारी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इलाके में बालू और गिट्टी के निकलने वाले ठेके दोनों के बीच जंग का कारण बनने लगे। मुख्तार अंसारी के पास बाहुबल के साथ ही मजबूत सियासी जमीन भी थी। इसके लिए उनके सामने किसी का टिक पाना मुश्किल था। कृष्णानंद राय के बढ़ते कद की एक वजह ब्रजेश सिंह भी था, जो कि मुख्तार का दुश्मन था। वहीं दूसरी तरफ मुख्तार के इशारे पर मुन्ना बजरंगी भी कुछ करने को तैयार रहता था। दोनों के बीच इस जंग की भनक प्रशासन को थी, लेकिन वो नजाकत को भांप नहीं पाया। 90 के दशक के अंत से शुरू हुई अदावत 2005 में आखिरकार पूरी तरह से सामने आ गई। एसटीएफ कृष्णानंद राय को आगाह कर चुकी थी। एक समारोह से वापस लौटते वक्त बदमाशों ने AK-47 जैसी ऑटोमेटिक राइफल से ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर कृष्णानंद राय सहित 6 लोगों की हत्या कर दी। उस वक्त AK-47 सेना और देश की चुनिंदा एजेंसियों के पास ही होती थी।